हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। माई सेल्फ जयेश सुथार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, और प्रोटीन टॉपिक जो है आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया, आज हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर असेंशियल फॉर लाइफ इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट और एनिमल दोस्तों बेसिक सोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। दे फॉर्म अ मेजर पोर्शन ऑफ आवर फूड. Honey has been used for a long time as an instant source of energy by Vaids in Ayurvedic system of medicine. Carbohydrates are used as a storage molecule, as a starch in plant, glycogen in animals. In the last lecture, we already studied structure of starch and structure of glycogen and uses of glycogen. Cell wall of bacteria and plants is made up of cellulose. We build furniture, etc. from cellulose in the form of wood, and clothe ourselves with cellulose in the form of cotton fiber. They provide raw materials for many important industries like textiles, paper, lacquers, breweries. तो इन सब के लिए भी ये बहुत सारा रो मटेरियल कार्बोहाइड्रेट जो है प्रोवाइड करते हैं। 2 aldopentos D-ribose and 2 deoxy D-ribose. They are the constituents of nucleic acid. न्यूक्लिक एसिड का जब दोस्तों हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो 3 मेजर मोनोमर्स फॉर्म होते हैं। उसमें सेकेंड मोनोमर जो होता है ना, वैसे 3 मोनोमर के नाम मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला होता है पेंटोस शुगर, है ना। उसके बाद हेट्रोसाइक्लिक बेस और फिर फॉस्फेट आयन। उसमें 2 मेजर जो शुगर होते हैं, बीटा डी राइबोज एंड बीटा डी टू डाइऑक्सी राइबोज, है ना। तो ये भी कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन बायोसिस्टम इन कॉम्बिनेशन विद मैनी प्रोटीन एंड लिपिड्स। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंस है कार्बोहाइड्रेट्स का। मैं याद करवाने के लिए बच्चों को शॉर्ट मेथड में ऐसा बोलता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड्स अस रोटी, कपड़ा एंड मकान। यस, फर्नीचर के अंदर होता है। कपड़ा मतलब सेलुलोज जो है, नाइट्रेट, कॉटन फाइबर जो है, रोटी तो आप समझ ही गए हो, शुगर वगैरह जो होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का ये इंपॉर्टेंस है। चलिए अब देखते हैं कुछ इंडेक्स क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, ग्लूकोज और सुक्रोज आर सोल्यूबल इन वाटर। ग्लूकोज सुक्रोज पानी में सोल्यूबल है, बट साइक्लोहेक्सेन, वी नो द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ये रहा स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन का। और बेंजीन, बेंजीन तो हमें पता ही है, C6H6 आर इनसोल्यूबल इन वाटर। ये पानी में सोल्यूबल नहीं है, और ग्लूकोज सुक्रोज है। बड़ा सिंपल सा रीज़न है। ग्लूकोज और सुक्रोज के अंदर OH ग्रुप होता है। OH मतलब एल्कोहलिक ग्रुप, और पानी जो है ना, उसके अंदर भी H बॉन्ड होता है। तो इसीलिए ग्लूकोज सुक्रोज जो है पानी में सोल्यूबल है, जबकि साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर ही नॉन पोलर है ना यार, और बेंजीन भी नॉन पोलर स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे ये दोनों सोल्यूबल नहीं होंगे। बड़ा सिंपल है ये। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, इसकी डिटेल सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहले तीन क्वेश्चन के आंसर मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मैं आपको तीनों के जो सोल्यूशन है प्रोवाइड कर लेता हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। What are the expected product of hydrolysis of lactose? दोस्तों अभी हमने जस्ट पढ़ा लास्ट लेक्चर में लैक्टोज से क्या बनेगा। तो लैक्टोज जो है उससे बनेगा गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। एंड द थर्ड क्वेश्चन, हाउ डू एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन पेंटाएसिडेट ऑफ डी ग्लूकोज। सो स्टूडेंट्स विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पेंटाएसिडेट। सिंस हमें पता है साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं होता, एल्डिहाइड ग्रुप लिंकेज में इन्वॉल्व होता है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे कोई भी रिएक्शन आप करोगे, एडिशन रिएक्शन, तो ये ग्लूकोपेंटाएसिडेट जो है वो रिएक्शन शो नहीं करेगा। आई होप
ये फंडास जो मैंने आपको बताया वो क्लियर होंगे। अब मैं आपको डिटेल सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन जो था उसका आंसर आपके स्क्रीन के सामने है। सुक्रोज और ग्लूकोज के अंदर एच बॉन्ड है, इसीलिए पानी में सोल्यूबल है, जबकि साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन में एच बॉन्ड नहीं है। इनफैक्ट दे आर नॉन पोलर, इसीलिए पानी में इनसोल्यूबल है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। सेकंड 14.2 जो था, लैक्टोज बिंग डाइसैकेराइड गिव्स टू molecules of monosaccharide, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। एंड द लास्ट, ये स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करने हैं। लास्ट प्रूव करने के लिए हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, आप देख सकते हो। यहाँ पे ये ग्रुप जो है बिजी हो गया लिंकेज के अंदर, तो इसीलिए ये NH2 के साथ एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। नो ऑक्साइम, यहाँ पे ऑक्साइम फॉर्म नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी एल्डिहाइड ग्रुप डिसअपर हो गया ना, इसलिए। चलिए दोस्तों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है प्रोटीन। अब हम प्रोटीन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आई होप अभी तक जो भी मैंने पढ़ा है वो आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों, लेक्चर आप अटेंड कर रहे हो, अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं बहुत सारी बार बोल चुका हूँ, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से आपको लिखना है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं तुरंत आपके जो डाउट्स हैं वो डेफिनेटली आपके कमेंट देख के मैं पक्का ट्राई करूँगा कि आपके डाउट्स को मैं सॉल्व कर दूँ और आपको 100% वो टॉपिक समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं नया टॉपिक। जैसे मैंने आपको बताया, नया टॉपिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोटीन। आज हम पढ़ रहे हैं प्रोटीन के बारे में। चलिए, सबसे पहले प्रोटीन क्या है? प्रोटीन क्या है देखते हैं। प्रोटीन आर द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑफ द लिविंग सिस्टम। चीफ सोर्स ऑफ प्रोटीन आर मिल्क, चीज, पल्सेस, पीनट्स, फिश, मीट, ये सब प्रोटीन के मेन सोर्स हैं ये, है ना। प्रोटीन डाइट जो लोग फॉलो करते हैं, दे जनरली टेक मिल्क बिकॉज मिल्क इज रिच इन प्रोटीन, चीज, पल्सेस, पीनट्स, फिश एंड मीट। They occur in every part of body and form fundamental basis of structure and functions of life. They are also required for growth and maintenance of body. The word protein is derived from the Greek word proteos, which means primary or of prime importance. All proteins are polymers of alpha amino acid. दोस्तों, प्रोटीन जो है मैं आपको बेसिकली बता दूं, प्रोटीन का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं वी गेट अमीनो एसिड, इन पर्टिकुलर वी गेट अल्फा अमीनो एसिड। लेट मी टेल यू इन डिटेल, मैं आपको डिटेलिंग करता हूँ थोड़ा बहुत इसका। चलिए, आपका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे होना चाहिए। प्रोटीन जो होता है, जब हम प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करते हैं, सो वी जनरली गेट पॉलीपेप्टाइड, and polypeptide again on hydrolysis they give alpha amino acid. So we can say protein is a polymer. On hydrolysis of polymer, we all know we get a simple unit, it is called a monomer. When monomer join together it forms dimer. So here in this case, when alpha amino acid will join, we'll say dipeptide, then we'll say tripeptide, then tetrapeptide. And if the molecular weight of this unit is greater than 10,000, molecular weight कितना होना चाहिए? greater than 10,000, तो उसको हम प्रोटीन बोलेंगे। molecular weight up to 10,000 जो है उसको हम पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं, और 10,000 से मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा तो फिर उसको हम बोलेंगे प्रोटीन। चलिए दोस्तों, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर प्रोटीन को हमें अच्छे से स्टडी करना है तो अल्फा अमीनो एसिड मोनोमर जो है उसका स्टडी करना पड़ेगा। चलिए, अल्फा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं लिखता हूँ। अल्फा अमीनो एसिड, देखो एसिड का मतलब है COOH ग्रुप, तो COOH का अल्फा पोजीशन जो है वहां पे होगा अमीनो ग्रुप,
तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर हो गया अल्फा अमीनो एसिड का, जिसमें COOH का पड़ोसी कार्बन जो है, नेबरिंग कार्बन, वो अल्फा है। बीटा अमीनो एसिड, गामा अमीनो एसिड और डेल्टा अमीनो एसिड भी होते हैं, बट यहां प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस से, अगेन प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस से अल्फा अमीनो एसिड ही बनता है। बाकी COOH का पोजीशन, उसका नेबरिंग पोजीशन अल्फा होता है, फिर आगे बीटा, फिर गामा और फिर डेल्टा ऐसे हो सकता है। बट प्रोटीन से जो अमीनो एसिड बनेगा वो ओनली क्या होता है दोस्तों, अल्फा अमीनो एसिड, आप याद रखना। और यहाँ पे आर की जगह और भी FG हो सकते हैं, और भी फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आर मतलब अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे आर की जगह और भी ग्रुप्स हो सकते हैं। अगर दोस्तों मैं आर की जगह NH2 लिख दूं तो देखो NH2 यहाँ पे 2 हो जाएंगे, तो फिर ये अमीनो एसिड बेसिक हो जाएगा, बेसिक अमीनो एसिड। अगर यहाँ पे आर की जगह COOH ग्रुप ऐड कर देंगे कहीं पे, तो COOH ग्रुप ज्यादा हो जाएंगे, मतलब ये हो जाएगा एसिडिक अमीनो एसिड। अभी आप देखो NH2 एक है और COOH भी एक है ना, तो फिर ये न्यूट्रल अमीनो एसिड हुआ। तो अमीनो एसिड के 3 क्लास समझ आ गए आपको, न्यूट्रल अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड और फिर बेसिक। न्यूट्रल के अंदर NH2 और COOH सेम होंगे, एसिडिक में COOH ग्रुप ज़्यादा होंगे, बेसिक में NH2 ग्रुप ज़्यादा होंगे, है ना। बड़ा सिंपल क्लासिफिकेशन है ये। अच्छा, जो एमिनो एसिड हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रोड्यूस होते हैं, हमें डाइट से लेने की ज़रूरत नहीं है, दे आर नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। और जो हमें डाइट से लेने की ज़रूरत है, जो बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों एसेंशियल एमिनो एसिड। तो अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन अगर आपको पूछे तो आपको लिखना है न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक अमीनो एसिड। और अगर दूसरे 2 क्लास की बात करें तो दूसरे 2 क्लास है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड एंड एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल मतलब हमें डाइट के द्वारा लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, और एसेंशियल का मतलब हमें डाइट के थ्रू लेना पड़ेगा क्योंकि बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। आई होप दोस्तों ये जो मैंने प्रोटीन का आपको इंट्रोडक्शन करवाया ये आपको पूरा समझ आ गया होगा। सिंस यहाँ पे एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं NCERT में से ही पढ़ा रहा हूँ और NCERT को लाइन टू लाइन रीड कर रहा हूँ। आई होप आपको लेक्चर समझ आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बुक के अंदर प्रोटीन टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करिए। लेट्स रीड 14.2.1, दैट इज अमीनो एसिड्स। Amino acid contains NH2 and COOH functional group. Depending on the relative position of amino group with respect to CO group, they are classified as alpha, beta, gamma, delta and so on. दोस्तों मैंने पहले आपको बताया only alpha amino acids are obtained on hydrolysis of protein. They may contain other functional group. R की जगह और भी ग्रुप हो सकते हैं। Alpha amino acid have trivial names, that is common name, which usually reflect the property of that compound. Trivial name से प्रॉपर्टी पता चलेंगे या फिर उसका सोर्स पता चलेगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे ग्लाइसिन है, इज सो नेम सिंस इट हैज स्वीट टेस्ट। ग्लाइसिन का मतलब ग्लाइकोज, ग्लाइकोज का मतलब स्वीट इन टेस्ट। देन टायरोसिन वॉज फर्स्ट ऑब्टेन फ्रॉम चीज, सो ग्रीक वर्ड टायरोस है, मीन्स चीज होता है। सो ये कुछ लॉजिक्स है। अमीनो एसिड्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय 3 लेटर सिंबल, है ना। समटाइम्स 1 लेटर सिंबल इज ऑल्सो यूज्ड। स्ट्रक्चर ऑफ सम कॉमनली अकरिंग अमीनो एसिड along with the 3 letter and 1 letter symbol are given in 14.2. तो अमीनो एसिड में यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें स्टीरियो केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, इफ विल टॉक अबाउट स्टीरियो केमिस्ट्री, तो दोस्तों यहाँ पे COOH ग्रुप ऑलवेज ऊपर लिखना है। ये फिशर फॉर्म हो गया, इसमें NH2 ग्रुप लिख दिया मैंने राइट हैंड साइड, तो डी अमीनो एसिड हो जाएगा। अगर मैं ऐसे ही इसको लिख दूं लेफ्ट हैंड साइड, तो एल अमीनो एसिड हो जाएगा। तो यहाँ पे डी और एल डिसाइड होता है बाय द पोजीशन ऑफ NH2 ग्रुप।
जैसे यहाँ पे लिखा है, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम L लिखेंगे। चलिए, अब ये टेबल में से कौन से स्ट्रक्चर याद करने हैं मैं टिक कर देता हूँ। ग्लाइसिन याद करना है, ये RCH NH2COOH है ना, उसमें R की जगह H होगा, मतलब यहाँ पे H होगा, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा NH2CH2COOH। ग्लाइसिन मतलब GLY और G लिखेंगे। एलेनाइन याद करना है, एलेनाइन का मतलब यहाँ पे R की जगह H नहीं होगा, CH3 होगा, मतलब ऐसा हो जाएगा NH2CH3COOH, ALA और A लिखेंगे। आई होप दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा। तो ये न्यूट्रल एमिनो एसिड है, देखो आप, क्योंकि यहाँ पे COOH एक है और NH2 भी एक है, COOH एक है, NH2 एक है। तो न्यूट्रल एमिनो एसिड के दो एग्जाम्पल याद करने हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है ग्लाइसिन और दूसरा एग्जाम्पल है एलेनाइन। अब दोस्तों हमें याद करना है, उसके बाद ये याद करने हैं आर्जिनिन और लाइसिन, ARGR एंड LYS, दैट इज K। चलिए, तो यहाँ पे आगे क्या होगा, CH, फिर नीचे क्या होगा, NH2, फिर क्या होगा, COOH, क्योंकि ये पूरा ग्रुप क्या है, ये पूरा ग्रुप R है। चलिए, यहाँ पे भी आगे क्या होगा, CH, COOH और नीचे होगा NH2। अब देखिए यहाँ पे NH2 ग्रुप ज़्यादा है तो बेसिक एमिनो एसिड हो जाएगा नहीं। तो बेसिक एमिनो एसिड के दो एग्जाम्पल याद करने हैं, आर्जिनिन और लाइसिन। आई होप दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा। ये ग्रुप देखो दोनों में कॉमन है, इतना ग्रुप दोनों में कॉमन होगा, खाली R चेंज हो रहा है। तो R चेंज होगा तभी तो नाम चेंज होगा, है ना। तो हमें बेसिक एमिनो एसिड के दो एग्जाम्पल याद रखना है, आर्जिनिन और लाइसिन। नेक्स्ट याद रखना है ये ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड, ये याद रखना है हमें। आप समझ गए होंगे, यहाँ पे होगा CH COOH NH2, यहाँ पे भी CH NH2 COOH। तो देख सकते हो आप COOH ग्रुप यहाँ पे दो हैं, यहाँ पे भी दो हैं, इसीलिए ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड जो है दे आर एसिडिक एमिनो एसिड। तो आर्जिनिन, लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लाइसिन एंड एलेनाइन, इतना दोस्तों हमें याद करना है टेबल से, बाकी कुछ नहीं करोगे तो चलेगा। अच्छा, ये जो स्टार किए हैं ये सब एसेंशियल एमिनो एसिड है ना। स्टार जो भी किए हैं दे आर एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, एसेंशियल का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, डाइट के थ्रू में लेना पड़ेगा, ये सब एसेंशियल एमिनो एसिड है। नॉन एसेंशियल नॉन बॉडी में अपने आप प्रोड्यूस हो रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। Amino acids are classified as acidic, basic or neutral depending on relative number of NH2 and COOH group. इक्वल नंबर होगा तो इसको हम न्यूट्रल बोलेंगे, मोर नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप होगा तो हम बेसिक बोलेंगे, मोर नंबर ऑफ COOH होगा तो एसिडिक बोलेंगे। Synthesized in the body they are non-essential. On the other end cannot be synthesized, they are known as essential, जो ऑलरेडी टिक किए हैं ऊपर। तो एसेंशियल एमिनो एसिड के एग्जाम्पल MCQs में पूछते हैं, तो वो जो टिक किए हैं उसको आपको याद करना पड़ेगा, नाम याद कर लेना, स्ट्रक्चर याद करने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी आपको बताया कितने याद करने हैं। नाउ अमीनो एसिड्स दे आर कलरलेस, क्रिस्टलाइन, these are water soluble, high melting solid, behave like salt rather than simple amines और कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एसिडिक ग्रुप भी है और बेसिक ग्रुप भी है एक ही स्ट्रक्चर के अंदर, सेम मॉलिक्यूल के अंदर। आया समझ में आपको। इसलिए होता क्या है, आप देखिए ये अमीनो ग्रुप है, बेसिक ग्रुप, और ये एसिडिक ग्रुप है, तो होगा क्या यहाँ पे, बड़ी सिंपल चीज़ है ना ये तो, कि H
ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन H को डोनेट करेगा, तो NH2 के अंदर एक H ऐड हो जाएगा तो NH3 प्लस बन जाएगा, और H गया तो यहाँ पे COO माइनस बाकी रहेगा। तो इसीलिए इट बिहेव्स एज अ सॉल्ट बिकॉज वो आयनिक फॉर्म में है, देखो। और ये आयन को बोलते हैं ज्वेटर आयन, ट्विटर नहीं, ज्वेटर आयन, याद रखेंगे हम। ओके, दिस इज न्यूट्रल बट कंटेन्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रल है बट प्लस और माइनस दोनों चार्ज है, और इसीलिए एम्फोटेरिक है, क्योंकि एसिड से भी रिएक्ट करता है और बेस से भी रिएक्ट करता है। ज्वेटर आयन रिएक्ट्स विद एसिड एज वेल एज बेस, so it is called amphoteric in nature. Except glycine, all other naturally occurring alpha amino acid are optically active. Glycine एक्टिव नहीं है, क्योंकि ग्लाइसिन के अंदर कोई भी कायरल सेंटर यहाँ पे दोस्तों प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है ये। सिंस द अल्फा कार्बन एटम इज एसिमेट्रिक, डी और एल दोनों होता है, मैंने आपको पहले ही बताया। डी जो है मतलब NH2 ग्रुप राइट हैंड साइड, एल मतलब NH2 ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड। Most naturally occurring amino acids have L configuration. L amino acids are represented by writing NH2 group on left hand side. चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, प्रोटीन का मोनोमर है अल्फा अमीनो एसिड। सो व्हेन ग्लाइसिन इज रिएक्टेड विद एलेनाइन, दिस इज एलेनाइन, देन यहां से दोस्तों ग्लाइसिन से OH ग्रुप आपको निकालना है। जो दूसरा अमीनो एसिड है उसके NH2 से H निकालना है, तो ओवरऑल H2 रिमूव हो जाएगा, और फिर इनको जोड़ना है CO और NH को, तो अमाइड बनेगा। अमाइड को बायोलॉजी में दोस्तों पेप्टाइड बोलते हैं, है ना। डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड, ऐसे ही पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे। और अगर मास हायर देन 10,000 होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, उसको हम बोलेंगे प्रोटीन। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ बड़े सिंपल तरीके से, फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे हमारे पास है ग्लाइसिन, NH2 CH2 COOH, दिस इज ग्लाइसिन। और फिर से अगेन लिख देते हैं दूसरा भी ग्लाइसिन है। तो मैंने आपको बताया कि पहले स्ट्रक्चर से OH निकालना है, यहाँ से आपने OH निकाल दिया, यहाँ से आपने H निकालना है, तो रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इतना याद रखेंगे दोस्तों, ऑलवेज NH2 ग्रुप जो है वो हमें लिखना है लेफ्ट हैंड साइड, ये गलती नहीं करनी। ऑलवेज जब अमीनो एसिड लिखेंगे तो NH2 ग्रुप कहाँ लिखना है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, NH2 ग्रुप लिखना है लेफ्ट हैंड साइड, और जो COOH ग्रुप है वो लिखेंगे राइट हैंड साइड, भूलना नहीं है। चलो, तो यहाँ पे बाकी रहा NH2 CH2 CO NH CH2 COOH, इसका नाम है ग्लाइसाइल ग्लाइसिन। पहले का नाम है ना, उसमें IN निकाल के वायल लिखना है, और लास्ट जो नाम है वो तो वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो इसका नाम हो जाएगा ग्लाइसाइल ग्लाइसिन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलो ओके, अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ एलेनाइन, मैंने यहाँ पे कर दिया, ये यहाँ पे हमने CH3 लगा दिया, मतलब ये हो गया एलेनाइन। तो भी वही करना है जो मैंने बताया, यहाँ से NH2 निकाल दिया आपने, सॉरी यहाँ से NH2 से H निकाल दिया आपने, जस्ट अ मिनट, H निकाल दिया आपने, यहाँ से आपने OH निकाल दिया, क्या निकल गया, ओवरऑल वाटर निकल गया, तो NH2 ग्रुप रहेगा, CH2 CO NH CH, नीचे CH3 COOH, तो इसका नाम हो जाएगा ग्लाइसाइलो एलेनाइन। पीछे जो है ना अमीनो एसिड, उसका नाम चेंज नहीं करना, आगे जो है उसका नाम चेंज होगा। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। चलो, तो यहाँ पे जल्दी से रीड कर लेते हैं क्या लिखा है बुक के अंदर, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर।
प्रोटीन अल्फा अमीनो एसिड से बनता है, इसके बॉन्ड को पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। पेप्टाइड लिंकेज बनता है COOH और NH2 ग्रुप से। दो मॉलिक्यूल जो होंगे सिमिलर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं अमीनो एसिड के। एक का OH और दूसरे का H निकाल के जो बॉन्ड बनेगा दैट इज CONH बॉन्ड, डाइपेप्टाइड बोलेंगे इसको, क्योंकि दो अमीनो एसिड से बना है ना। जैसे ग्लाइसिन से बना होगा एलेनाइन से, तो डाइपेप्टाइड हो गया ग्लाइसाइल एलेनाइन। मैंने आपको पहले ही बताया, पहला नाम चेंज हो जाएगा। इफ थर्ड अमीनो एसिड कंबाइंस विद डाइपेप्टाइड, उसको ट्राइपेप्टाइड बोलेंगे। चलो आगे धीरे धीरे चेन बढ़ेगा, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, फिर आगे उसको बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड। द पॉलीपेप्टाइड which has more than 100 amino acid residue having molecular mass higher than 10,000, that is called protein. However, the distinction between polypeptide and protein is not very sharp. Polypeptides with fewer amino acid are likely to be called protein if they ordinarily have a well-defined conformation of protein, such as insulin, which contains 51 amino acid. तो ये दोस्तों बात हो गई प्रोटीन के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जिसमें हम बात करेंगे फाइबरस ग्लोबुलर प्रोटीन एंड प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी प्रोटीन के बारे में। और एक और थियरी है डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, कमेंट में लिखना है आपको वीडियो कैसा लगा, और कोई डाउट है तो भी कमेंट करिए आप, ताकि मैं जल्दी से आपका डाउट सॉल्व करूं और आप आगे बढ़ पाओ। आपके फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें, ताकि जैसे ही नया वीडियो मैं अपलोड करता हूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच।